अरियंत नमस्कार एवरीवन। आई होप आज आपका गुजरात बोर्ड का इंग्लिश का क्लास 10th का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था। एवरीथिंग वाज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड था या फिर समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कुछ पूछा गया हो। तो यहाँ पे आपके सामने अभी एक क्वेश्चन पेपर की ज़ेरॉक्स PDF बना के रखी हुई है और मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो लेट्स चेक आउट द सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, the first question was passage as was expected, and this passage is from the sermon from Benares, and it was a very simple question asked from this part. The first question is, what is the life of a man compared to? It's a very simple answer. The life of the man has been compared over here to the lights of the city. If you read the paragraph में भी आंसर दे ही रखा था। The second question, the synonym of the despair. ये वाला क्वेश्चन हमेशा बच्चों लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, बट दिस टाइम इट वाज आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्पेयर का मीनिंग बहुत ही सिंपल, होपलेस होता है। होपलेस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको वापस से वही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल लाइन पे पूछा गया पैसेज है। दिस इज द पैसेज फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर में से है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ द बेकर। इट्स डायरेक्टली इन द पैसेज इटसेल्फ। आप पैसेज को रीड करो तो वहाँ पे दे रखा है कि वो कैसे एंट्री ले रहा है। यू कैन रीड दिस फर्स्ट लाइन। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री टू द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। इसी में से आप आंसर निकाल सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ द बेकर। ये भी बड़ा ही सिंपल, यहाँ पे डायरेक्टली पैसेज में ही से आप निकाल सकते हो। दैट यहाँ पैसेज में से ही आप आंसर निकाल सकते हो, जहाँ पे इट इज दैट द बच्चे जो है वो क्लाइम कर रहे हैं। द बेंच, दे क्लाइम द बेंच एंड द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइटर नॉस्टैल्जिक अबाउट। ये भी आपको बहुत क्लियरली पता चलता है। यहाँ पे राइटर इज नॉस्टैल्जिक अबाउट द बेकर, एंड ऑल्सो यहाँ पे लास्ट लाइन में दे रखा है, ही इज नॉस्टैल्जिक अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स ऑफ द ब्रेड दैट दिस बेकर्स ब्रॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 6 से 10 का। ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है, एंड बहुत ही सिंपल सी ये फिल इन द ब्लैंक पूछी गई है। ये वो चैप्टर में से जो मोस्ट अफ्रेड चैप्टर था, और उसी में से बहुत ही ईजी वाली ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपका डिज़ायर आंसर आएगा। सो 6 इज डिज़ायर। देन 7th फिल इन द ब्लैंक में आपका आंसर आएगा डिग्निटी। 8th के अंदर आपका आएगा एनिमेटेड। 9th के अंदर आएगा फ्राइटेंड, एंड 10th के अंदर आएगा बोल्ड। नाउ यू कैन रीड दिस होल पैसेज टू अंडरस्टैंड इफ द आंसर इज करेक्ट। इट वॉज दिस desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. ये नेल्सन मंडेला की बात हो रही है। आई होप एवरीवन नोज दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स के सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर क्वेश्चन है। आई होप आपने बड़े अच्छे से ये क्वेश्चंस लिखे होंगे, अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन अबाउट from which book chapter it has been taken and who is the author of that particular chapter. Let's move on to the section B now. Section B में पहला poem based question, poem के passage based questions है। यहाँ पे पूछा गया, it is taken from the poem for Anne Gregory which is written by William Butler Yeats, that is W.B. Yeats. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है। आपको ये पोएम अगर पता है कि व्हाट इज देयर इनसाइड द पोएम, सो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर। हियर द स्पीकर हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड वेरी क्लियरली इन द पोएम इटसेल्फ, सो वी कैन से द स्पीकर ओवर हियर कुड बी द लवर ऑफ एने ग्रेगरी, इट कुड बी अ फ्रेंड, और इट कुड बी द पोएट हिमसेल्फ। तो ये तीनों में से कुछ भी लिखा हो या तीनों लिखा हो तो इट्स वेल एंड गुड। सो आई विल जस्ट रिपीट इट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। द आंसर टू दिस 16th क्वेश्चन इज, the speaker can be Anne's lover, a friend, or it could be the poet himself, that is W.B. Yeats. Moving on to the 17th question, what did the religious man declare? Obviously it is right there in front of you, in front of your eyes. The question, the answer to the question यहाँ पे ही लिखा गया था पोएम के अंदर ही।
I heard an old religious man, but yesterday night declare. What did he declare? That he had found a text to prove that only God could love you for yourself alone. So that's the answer to the 17th question. And 18th question, that's one of the most easiest of all. It says name the poem and the poet. एकदम ही मफत के मार्क्स दे दिए हैं 18th क्वेश्चन पूछकर. नेम ऑफ द पोएम इज ऑब्वियसली फॉर एन ग्रेगरी एंड द पोएट ऑफ दिस poem is none other than William Butler Yeats. Oh my God! अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखो तो इतने इजी फिगर ऑफ स्पीच रेयरली देखा जाए कि दोनों के दोनों फिगर ऑफ स्पीच इतने इजी पूछे गए हो. इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. पहली फिगर ऑफ स्पीच के अंदर अगर आप रीड करो तो रेपिटेशन तो क्लियरली दिख ही रहा है. दैट पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, पिस्टल इज रिपीटेड. सो बी और डी ऑप्शन बचे आपके पास. ए और सी तो एलिमिनेट हो जाते हैं. एंड थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दो शब्द लिखे हुए हैं. एंटिथेसिस, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज योर आंसर फॉर दिस. विंड्स रश टू मीट हिम. व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन. विंड्स रश कर रहे हैं मतलब इट्स अ personification. विंड हैज बीन personified over here. So the answer to this question number 20 is D, personification. Moving on to the next questions. Again there is questions which are based on the poem, so we will just skip it. I hope you would have done great with this poem writing, poem questions. Then comes the passage based questions from the supplementary reader, and again you can see it's a very simple questions. Matilda वाले poem, Matilda वाले chapter में से आया है, the necklace chapter से. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी कोई भी गलती होनी चाहिए, कहीं पे भी आपने कुछ मिस्टेक की होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हाट मेड मटिल्डा लुक ओल्डर. ऑब्वियसली इफ़ यू रीड इट आपको पता है इस चैप्टर में क्या था तो भी पता होगा. और यहाँ पे भी ऊपर भी दिए रखा है आपके पैराग्राफ में कि मटिल्डा लुक्ड ओल्डर. व्हाई? बिकॉज शी हैड सम मिजरेबल डेज एंड ऑल्सो सम हार्ड डेज. जो उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसके कारण. देन मूविंग ऑन टू द 27th क्वेश्चन. व्हाई वॉज मैडम फॉरिएस्टर सरप्राइज्ड. So why was she surprised? Again, if you know the story very well, it's a very simple answer to this. And even if you do not know the story, आप ऊपर पैसेज पढ़कर भी बड़ा आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे. यहाँ पे लास्ट में वो बताती है कि she was surprised that the necklace that Matilda had replaced was a real one, whereas the necklace that she provided to her, Matilda borrowed, was a fake one. तो फॉरिएस्टर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज हो जाती है जानकर कि मटिल्डा ने उसे एक असली वाला नेकलेस दिया था. सो द आंसर इज मैडम फॉरेस्टर वाज सरप्राइज टू नो दैट द मटिल्डा हैड रिप्लेस्ड हर फॉल्स नेकलेस विद अ रियल डायमंड नेकलेस. एंड इट्स आज द 20th क्वेश्चन. आई वुड से दिस इज दैट क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या लिखना क्या नहीं लिखना. बट वन वर्ड आई वुड सजेस्ट, अगर आपके आंसर में होगा तो 4 चांद लग जाएगी. एंड दैट वर्ड इज आयरॉनिकल. अगर आपने आयरॉनिकल लिखा है तो बिकॉज ये एंड जो है वो आयरॉनिकल है, आयरनी वाला एंड है. जहाँ पे मटिल्डा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये रियल वाला था और बहुत ही अच्छा फील कर रही थी कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, सारे पैसे भी चुका दिए हैं, तभी मैडम फॉरेस्टर आकर बताती है कि नहीं वो एक्चुअली असली वाला नेकलेस था ही नहीं. सो द आंसर कुड बी रिटन इन अ वे, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इट कुड बी रिटन इन दिस वे. द एंड ऑफ द स्टोरी इज आयरॉनिकल बिकॉज मटिल्डा डिडंट नो दैट द नेकलेस वॉज फेक and she worked day and night to pay for the money she borrowed to buy that real necklace. So that is the answer for the question number 28. Let's move on to the question number 29. Again 2 questions that comes over here from the supplementary reader. Supplementary reader का ये question था. इसमें definitely वो अनिल चैप्टर में से, अनिल वाले थीफ वाले चैप्टर में से है, जहाँ पे अनिल एक थीफ को अपने घर पे पनाह देता है. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इवन इफ यू डू नॉट नो कहाँ से गया पूछा गया है क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ शांति से पैराग्राफ को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, तो यू कैन डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम इट. द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू डिफरेंट नेचर पीपल रिएक्ट टू द लॉस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स. The answer to this is very simple. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance is the answer to this question. Moving on to the 30th question. According to Hari Singh, what will be the Anil's reaction for the loss of his money? तो obviously ये भी डायरेक्ट आंसर है. यहाँ पे बताया गया है that he would show some sadness. Anil would show some sadness and clarify भी किया गया not because he has lost money but because he has lost the trust. तो अनिल के बारे में यहाँ पे बताया गया था. आंसर इज वेरी सिंपल दैट अनिल विल फील अ बिट सैड
एंड नॉट बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट मनी बट बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट द ट्रस्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज सेक्शन सी, जो ग्रामर वाला पार्ट होता है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज रेक्टिफाई एंड एरर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज द मैग्निफिसेंट व्यू. इसका आंसर जो आपको देखोगे तो इट इज़ यहाँ पे ध नहीं आएगा, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू आएगा. फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लाइन 32, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट आएगा, अगेन नहीं आएगा, इट विल कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डेंसली वुडेड हिल्स. फिर 33 के अंदर आएगा अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड, ये एट नहीं आएगा, ऑफ आना चाहिए. एज फार एज द आईज कुड सी, ये बड़ा कॉमन सा एरर हमेशा पूछा जाता है. इफ़ यू सी द टेंस ऑफ द होल पैसेज, इट इज़ इन पास्ट टेंस, सो पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे कैन नहीं कुड यूज होना चाहिए था. सो दैट्स द आंसर टू द रेक्टिफाई द एरर. आई विल जस्ट समराइज इट वंस अगेन सो इट बिकम्स मोर सिंप्लीफाइड. द फर्स्ट इज यहाँ पे ध नहीं आएगा, उसकी जगह पे अ आएगा, अगेन की जगह पे अगेंस्ट आएगा, एट के जगह पे ऑफ आएगा और कैन की जगह पे कुड आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुएशन. अब इस पंचुएशन में आपके टोटल 4 पंचुएशंस आपके यहाँ पे मिस्टेक्स मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करने थे. एंड ऑल दोज 4 पंचुएशंस वर ऑल्सो वेरी इजी. द फर्स्ट पंचुएशन इज ओवर हियर, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास आएगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और एंड, ये दोनों मिलाकर एक पंचुएशन होता है. और एंड कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ. दूसरा जो मिस्टेक था वो ये था, आई जो है वो कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा था, तो ये दूसरा हुआ. फिर पेरिस के बाद यू विल सी अ कॉमा ओवर हियर, देयर हैज़ टू बी अ कॉमा आफ्टर पेरिस एंड देयर हैज़ टू बी क्लोजिंग ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमास. सो बेसिकली 3 आपके क्वेश्चंस हो गए. फर्स्ट इज डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ द आई, एंड द थर्ड इज द कॉमा आफ्टर पेरिस, एंड द लास्ट मिस्टेक वॉज और द लास्ट पंचुएशन इज आफ्टर द होम. होम के बाद एक फुल स्टॉप आना चाहिए. ये आपका पंचुएट हो गया 35 से 38 क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू दी 39th क्वेश्चन, दैट इज राइट फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन. दिस वॉज ऑल्सो वेरी ईजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है. अगर आप समझ लो थोड़ा सा तो आराम से समझ में आ जाएगा. 39 का आंसर यहाँ पे आपका आएगा अ, 39 यानी अ. उसके बाद 40th क्वेश्चन में आएगा एंड. फिर 41st वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आएगा देन, और 42nd जो क्वेश्चन है उसके अंदर आएगा विथ. अब आप इसको रीड करो तो यू विल गेट टू नो दैट दिस इज अ कंप्लीटली राइट आंसर. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. So very simple, unexpected lines. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर में आई विल जस्ट रीड आउट दी आंसर. यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है. चुबू को 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस के हिसाब से आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. नटालिया कुछ बोल रही है, एक सिंपल सेंटेंस बोल रही है और कुछ इंक्वायर भी कर रही है क्वेश्चन मार्क की, तो वो उस हिसाब से लिखेंगे. एंड देन चुबुको का एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो इसका आंसर अगर मैं रीड आउट करूँ तो इट वुड बी लाइक दिस. आई विल जस्ट रीड आउट दी आंसर एंड अगर आपको इसकी आंसर की PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हैंड रिटन आंसर है आपके. चुबुको आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज एंड ऑल्सो inquired what they were shouting for, to which Natalia replied or requested Chubuko to tell that gentleman who owned Auction Meadows. तो यहाँ पे आप देख सकते हो own की जगह पे owned आ जाएगा Auction Meadows, एंड यहाँ पे we और he लिखा है उसकी जगह पे हो जाएगा they और him. उसके बाद चुबुको की बारी आएगी. सो देन चुबुको एक्सक्लेम्स, बिकॉज दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चुबुको एक्सप्लेन्स टू लोमो विथ लव. विथ लव का मतलब यहाँ पे डार्लिंग लिखा है इसलिए विथ लव दैट द मेडोज वर, आर की जगह पे वर आ जाएगा, वर देयर्स, THEIRS देयर्स. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर ढंग से चाहिए आपको लिखे हुए फॉर्मेट हैंड रिटन फॉर्म में, यू कैन फाइंड इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, द मोस्ट अवेटेड ऑफ ऑल, डू एज डायरेक्टेड, 5 मार्क रोकड़ा, मुफ्त के 5 मार्क, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. डायरेक्ट 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करने का आता है, नो सुनर देन लगाने का है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 44 है, उसका आंसर हो जाएगा C. द क्वेश्चन इज एज सुन एज द स्टॉर्म पास्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड
सो द आंसर इज नो सूनर डिड आना चाहिए, और डिड यहाँ पे आप देखो तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इट्स ओनली इन सी. सो नो सूनर डिड द storm pass then he stood in the middle of his fields. Moving on to the 45th question, that is the Kurg regiment is one of the most decorated in Indian army. इसके अंदर डिग्री चेंज करने की बात थी, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो. यहाँ पे एक गलती होने की इसीलिए चांसेस थे, बिकॉज द क्वेश्चन सेज दैट द कुर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट. ऐसा नहीं कहा है इट इज़ द मोस्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, और इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, दैट इज द कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड. ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया. देन मोस्ट अदर रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी. यू मे गेट कन्फ्यूज विद द वर्ड मोस्ट. यहाँ पे आप मोस्ट देखकर ऐसा इच्छा हो सकती है कि ये तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं, बट आप रेगुलर क्लास में आओगे तो मैं समझा पाऊंगा कि एग्जैक्टली ये सही आंसर है. आंसर इज बी, ये कंपैरिजन वाला ही है. ओके, moving on to the 46th question right now, that is the voice from the radio answered me immediately. It's very easy, आपको सिर्फ वर्ब पहचानना होता है. यहाँ पे the answered है आपका वर्ब, the voice from the radio आपका सब्जेक्ट है, और me आपका ऑब्जेक्ट है. so I was answered आपके ऑप्शन में होना चाहिए, और आपके ऑप्शन एक ही है जिसमें I was answered लिखा था, that was ऑप्शन नंबर B. so 46 का B आंसर है. 47th, I wanted freedom only for myself, question tag, one of the most simplest of all the questions. I wanted freedom only for myself, didn't I? so the answer is B. ये आपका past tense है, तो wanted past है इसलिए didn't आना चाहिए, don't नहीं आएगा. ओके, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता रहा हूँ कि क्यों कौन सा आंसर सही है, what is the reason behind that. 48, my poem was beautiful, make it exclamatory. Very simple, the option is D, how beautiful my poem was. Okay, now comes option section D, that is unseen passage. ये unseen passage पावर फूड्स के बारे में था, जिसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल दी गई है कि पावर फूड्स क्या होते हैं, कैसे फूड खाने चाहिए. लेट्स सी क्वेश्चंस के आंसर कैसे होंगे. So the first question 49, that says ask what are power foods. The power foods are the foods that provide rich level of nutrients like fiber, potassium and mineral directly from the passage. बिना दिमाग लगाए सिर्फ दिखे वो लिखो. रिच फूड, पावर फूड्स आर द फूड दैट प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज. इतना आसान इंग्लिश का पेपर, आई डोंट थिंक दैट यू शुड गेट एनीथिंग लेस देन 74. इट्स सच एन ईजी क्वेश्चन पेपर सेट. कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड लाइन पे कुछ भी नहीं पूछा गया है. मूविंग ऑन टू द 50th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द की टू एंजॉइंग पावर फूड्स. ओ माई गॉड, इससे इजी आंसर क्या हो सकता है जो डायरेक्ट पैसेज में से निकाला जा सके. ऑफ कोर्स द की ऑफ एंजॉइंग पावर फूड इज प्रॉपर preparation of these foods, the use of the seasoned fresh foods, and identifying your choice of flavor among power foods. Very simple answer. Moving on to the 51st question, how can the combination of chickpeas and onions help. आई डोंट थिंक यहाँ पे भी किसी को फाइंड करने में बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा. अगर आप सिर्फ अनियन शब्द ढूंढते तो आपको डेफिनेटली मिल जाता. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बोला है द कॉम्बिनेशन ऑफ द चिक पीज एंड अनियंस आर अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ आयरन. आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अनेमिया, फैटिग, ब्रेन फॉग एंड टायर्डनेस. तो बोल रहा है यहाँ पे कि चिकपी और आयरन कैसे, चिकपी और अनियन कैसे हेल्पफुल है. तो दे प्रोवाइड यू विद द आयरन, जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी को कम करता है और एनीमिया से लड़ने में मदद करता है. मूविंग ऑन टू द 52nd क्वेश्चन, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन टी. बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको पैसेज में दे रखा है. अमॉन्ग द बेवरेजेस ग्रीन टी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ catechins that are effective in holding the oxidative damage to the cells. So basically green teas are antioxidants. ये कहना चाह रहे हैं, if you write antioxidant it's good, if you don't write that's also good, fine. आप डायरेक्टली आपके पैसेज में से लाइन उठाकर कॉपी पेस्ट कर फुल 1 मार्क ला सकते थे. और इसके बाद अगर आपने अटेम्प्ट किए तो पोएम भी बड़ी सिंपल पोएम थी, बचपन में पढ़ी होगी कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त आपको ये पोएम आई होगी. दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड इसकी जो आखिरी लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बड़ी ही फेमस लाइन्स है. एंड इट बिकेम मोर फेमस आफ्टर आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू.
सेज अबाउट दिस, वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर होते हैं तभी ये बताते हैं, ये एक लाइन बोलते हैं, एंड तब से ये लाइन भी बड़ी ही फेमस हो चुकी है। और इनफैक्ट इस पोएम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी व्हाट आर द आंसर टू द क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर अडू। 49 का व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप बाय द वुड्स? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, द स्पीकर स्टॉप्स बाय द वुड टू वॉच इट फिल्ड अप विद द स्नो। ये पहली ही लाइन में इसका आंसर आपको देखने को मिल सकता था। नॉट एग्जैक्टली पहली, बट पहली ही कुछ लाइन्स पढ़ो तो आपको समझ में आ जाता है दैट ही वॉज देयर टू वॉच हिज वुड्स फिल्ड अप विथ स्नो। वेरी सिंपल। द हॉर्स, सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द हॉर्स फाइंड स्टॉपिंग देयर स्ट्रेंज? ये भी बड़ा सिंपल था। इनफैक्ट ये अगर आप बात करो तो काफ़ी लोग पोएम अटेम्प्ट नहीं करते, बट ये पोएम बड़ी ही सिंपल थी और बड़ी सिंपल आंसर थी इसकी पोएम के भी। दैट दिस लिटिल हॉर्स मस्ट फाइंड इट क्वियर। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो वाई डिड यू फाउंड इट स्ट्रेंज? टू स्टॉप विदाउट, बिकॉज देर वॉज नो फार्म हाउस नियर बाय। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बाय। तो ये आपका 50th का आंसर है कि हॉर्स को स्ट्रेंज किया लगा, ये स्ट्रेंज लगा कि यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस है नहीं, फिर क्यों रुके हैं। 51st क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर फाइंड द वुड? स्पीकर को वुड कैसे लग रहे हैं? वुड मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट। तो ये रहा डायरेक्ट आंसर, स्पीकर फाइंड्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ओके, then comes the last line, last question, that is explain the line and miles to go before I sleep. As I told you earlier कि ये बड़ी ही फेमस लाइन हो चुकी है। and the line means, इसका मीनिंग होता है कि अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। बिफोर आई स्लीप ये जो है एक यूफेमिज्म है। इट इज़ एक्सप्रेसिंग द डेथ इन अ वेरी सिंपल एंड लूसिड वे, बहुत ही टोन डाउन कर बोला गया। सो इट्स अ यूफेमिज्म का यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। सो एक्सप्लेन करने को बोला तो आप बोलोगे दिस लाइन टेल्स अस दैट there are a lot of work to be finished before your death. So that is it from my side. Arihant namaskar and best of luck for the remaining exams that are left. और इसी तरीके से मैं दूसरे भी solutions प्रोवाइड करता रहूँगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हैंड रिटन फॉर्म में आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। गुड बाय, सी यू टुमारो और द नेक्स्ट टाइम।